का चौहान वंश। ठीक है, रणथंभौर का चौहान वंश। गोविंदराज संस्थापक गोविंद राज। गोविंद राज कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र है। ठीक है, अब हम इसके प्रमुख जो जो शासक आए उन शासकों की अगर बात करें तो इस वंश में कुछ ही शासकों को हमको पढ़ना है। जैसे प्रमुख शासक, रणथंभौर के चौहान वंश के प्रमुख शासक, तो पहला हो गया गोविंदराज, सेकंड हो जाएगा वल्लमदेव, थर्ड नंबर हो जाएगा वीर नारायण, फोर्थ नंबर पे हो जाएगा वाघभट्ट, वाघभट्ट, फिफ्थ नंबर पे आपको पढ़ना है जेत सिंह या जेत्र सिंह, या एक नाम इसका जय सिम्हा भी मिलता है। ठीक है, और इसका जो शासनकाल है वो है 1250 से 1282। ठीक है, सिक्स नंबर पे आपको याद रखना है जो इस वंश का सबसे प्रमुख शासक है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान, और इसका जो शासनकाल है वो 1282 से लेकर 1301 तक इसका शासनकाल है। ठीक है, तो प्रमुख शासकों में पहला शासक है गोविंदराज। गोविंदराज के बारे में आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था, और इसने मोहम्मद गोरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी की अधीनता इसने मान ली थी। तो इसके बारे में बस ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें फर्स्ट नंबर आ गया गोविंदराज। गोविंदराज के बारे में क्या ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र था। ठीक है, सेकंड बात इसकी याद रखनी है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक और थर्ड नंबर इसकी बात याद रखनी है कि इसने गौरी की अधीनता को स्वीकार किया। इसने गौरी की अधीनता को स्वीकार किया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में जो शासक आता है इस वंश में उसका नाम है वल्लनदेव। वल्लनदेव इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना गया है। ठीक है, वल्लनदेव के समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। वल्लनदेव ने इल्तुतमिश को वार्षिक कर देने से मना कर दिया। ये बोला कि भाई मैं तो स्वतंत्र शासक हूं, मैं किसी के अधीन नहीं हूं, तो मैं आपको वार्षिक कर नहीं दूंगा। इससे इल्तुतमिश नाराज हो गया और नाराज होकर इल्तुतमिश ने वल्लनदेव के ऊपर यानी कि रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया। वल्लनदेव को वनों में भागकर, जंगलों में भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। ठीक है,
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है वल्लन देव के बारे में। बस ये 3-4 बातें इसके बारे में ध्यान रखनी, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट शासक आप लगाइए वल्लन देव। वल्लन देव, वल्लन देव के बारे में क्या याद रखना है कि यह रणथंभौर का पहला स्वतंत्र शासक था, चौहान शाखा का। ठीक है, इसने इल्तुतमिश, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान था, गुलाम वंश का ये शासक था। मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में इल्तुतमिश आया। ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा, तो इल्तुतमिश के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो इसने इल्तुतमिश को वार्षिक कर देने से मना कर दिया। अतः इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। वल्लन देव को जंगलों में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, वल्लन देव के बाद में 3rd नंबर का जो शासक आया इस वंश में वो था वीर नारायण। वीर नारायण के बारे में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि इल्तुतमिश, वही दिल्ली वाला सुल्तान इल्तुतमिश ने वीर नारायण को दिल्ली बुलाया और धोखे से उसकी हत्या कर दी। देखो ज्यादा कहानियों में नहीं पढ़ना है हमें बस उतना ही ध्यान रखना है जो हमारे एग्जाम में आए। ठीक है, तो 3rd नंबर हो गया वीर नारायण। वीर नारायण के बारे में क्या ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली बुलाया तथा धोखे से इसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको, वीर शासक है इस वंश का वो है बाघभट्ट। बाघभट्ट के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? बाघभट्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसके समय रजिया सुल्ताना ने, ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्ताना, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र सुल्तान। रजिया सुल्ताना ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, ठीक है, और रणथंभौर को जीत लिया था। बाघभट्ट ने कुछ समय पश्चात पुनः रणथंभौर को जीत लिया। ठीक है, तो बाघभट्ट के बारे में क्या ध्यान रखना है कि इस वंश का पहला प्रतापी शासक था। इसके समय रजिया सुल्ताना ने रणथंभौर को जीत लिया। रणथंभौर को पुनः कुछ समय पश्चात बाघभट्ट ने
जीत लिया। ठीक है, पहले रजिया ने जीता, फिर कुछ टाइम के बाद में वापस से बाघ भट्ट ने इसको जीत लिया। ठीक है, फिफ्थ नंबर जो इस वंश में आता है वो आता है जेत्र सिंह या जय सिम्हा। जेत सिंह, जेत्र सिंह, जय सिम्हा, ये इसके नाम आपको देखने को मिलेंगे। फिफ्थ नंबर पे जेत सिंह, जेत्र सिंह, ज्यादातर ये नाम फेमस है, जेत्र सिंह या जय सिम्हा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि इसके समय सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु जो बलबन था वो सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो जेत्र सिंह के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है। जेत्र सिंह की पत्नी का नाम था हीरा देवी और जेत्र सिंह ने अपने तीसरे पुत्र हमीर को, जेत्र सिंह ने अपने तीसरे पुत्र हमीर को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है, जेत्र सिंह का अगर शासनकाल लिखें तो 1250 से 1282 ईस्वी तक था। ठीक है, इसके बारे में मेन बातें क्या हो गई कि इसके समय दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को रणथंबोर पर आक्रमण करने हेतु भेजा, परंतु बलबन असफल रहा। बलबन जो है वो असफल रहा। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम हीरा देवी, जेत्र सिंह की पत्नी हीरा देवी। ठीक है, और इसने अपनी तीसरी संतान जेत्र सिंह ने अपनी तीसरी संतान हमीर को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, तो अब इस वंश का जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक है हमीर देव चौहान, वो आता है। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग लगाइए हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। बेसिक बातें कर ली जाए तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, अपने जीवन काल में इसने 17 युद्ध लड़े। उन 17 युद्धों में से इसने 16 युद्धों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, हमीर के दरबारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे हमीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी, हमीर रांछड़ा के जो रचयिता है वो है राजरूप, हमीर हट के जो रचयिता है वो है चंद्रशेखर। तो इस प्रकार से इसके दरबारियों को भी लिखेंगे और दरबारियों के जो ग्रंथ है उनके बारे में भी हम लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें हमीर के ऊपर 2 आक्रमण हुए हैं, रणथंबोर के ऊपर 2 आक्रमण हुए थे, उन दोनों आक्रमणों के बारे में हमें जानना है। पहला आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था
और दूसरा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। जलालुद्दीन ने वैसे 2 बार किया था, ठीक है, वो आगे अपन पूरी कहानी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इसकी जो बेसिक बातें हैं वो बेसिक बातें नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमीरदेव चौहान, तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, ठीक है, अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों का विजेता रहा, ठीक है। हमीर के दरबारी, हमीर के दरबारी, हमीर के दरबारियों की अगर बात की जाए तो इसके जो फर्स्ट नंबर दरबारी है वो है राजरूप। राजरूप, राजरूप ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हमीर रांछड़ा, ठीक है। सेकंड नंबर इसका जो दरबारी है वो है विजय सत्र, विजय सत्र। और विजय सत्र ने जो ग्रंथ लिखा है, देखो यहां लिख लो लेखक और यहां ग्रंथ, ठीक है। ये तो हो गए लेखक इस साइड में और यहां पर हो गए ग्रंथ, ठीक है। विजय सत्र ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हमीरदेव चौपाई, हमीरदेव चौपाई, ठीक है। थर्ड नंबर इसका जो दरबारी है वो है नयन चंद्र सूरी। इसका तो नाम हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, नयन चंद्र सूरी। और इसका जो ग्रंथ है उसका नाम है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, ठीक है। फोर्थ नंबर जो इसका दरबारी है उसका नाम है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हमीर हट। फिफ्थ नंबर इसका जो दरबारी है उसका नाम है जय सिंह सूरी। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन, ठीक है। और सिक्स्थ नंबर जो इनके दरबारी हैं वो 2 हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, सारंगधर प्लस जोधराज, सारंगधर प्लस जोधराज। इन दोनों ने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम है हमीर रासो। क्या नाम है? हमीर रासो, हमीर रासो। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दरबारी हो गए और ये इनके प्रमुख ग्रंथ हो गए। तो यहां पर लेखक और ये ग्रंथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, ये दोनों खिलजी वंश के शासक थे, ठीक है। तो ये हमला करते हैं हमीर के ऊपर, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की, ठीक है। तो आप लोगों को हेडिंग लगानी है जलालुद्दीन खिलजी का रणथंबोर अभियान। हेडिंग लगानी है जलालुद्दीन खिलजी का रणथंबोर अभियान, ठीक है। कब किया इसने? तो 1291
और 1292 में 2 बार इसने रणथंभौर पर अभियान चलाए थे और दोनों बार ये असफल हुआ। ठीक है, देखो जलालुद्दीन खिलजी कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी जो था ये अलाउद्दीन खिलजी का ससुर भी था, चाचा भी था। ठीक है, और दिल्ली का सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी से पहले यही सुल्तान था। ठीक है, तो देखो यहां कौन बैठा है? हमीर रणथंभौर में। ठीक है, और दिल्ली में कौन बैठा है इस वक्त? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी हमीर को पत्र लिखता है और पत्र लिखकर कहता है कि आपको हमारी अधीनता माननी पड़ेगी। अगर आप अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं तो आप आक्रमण झेलने के लिए तैयार रहिए। तो हमीर जो है जलालुद्दीन खिलजी की अधीनता को मानना अस्वीकार कर देता है। तो जलालुद्दीन खिलजी 1291 में, तब 1291 में एक अभियान भेजता है। ठीक है, तो जो जलालुद्दीन खिलजी है इसका सेनापति होता है। इसके सेनापति का जो नाम है वो है मलिक अहमद। इसके सेनापति का नाम है मलिक अहमद। ठीक है, तो मलिक अहमद के नेतृत्व में 1291 में रणथंभौर पर अभियान भेजता है। लेकिन देखिए रणथंभौर का जो दुर्ग है उसको जीतने से पहले आपको एक और दुर्ग जीतना पड़ता है जिसका नाम है झाइन का दुर्ग, झाइन का किला, झाइन। ठीक है, तो रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार कहा जाता है झाइन दुर्ग को। ठीक है, झाइन का किला जीतना जरूरी होता है, तभी आप रणथंभौर के किले को जीत सकते हो। क्योंकि रणथंभौर का जो किला है ना, देखो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसीलिए अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा है। अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सारे दुर्ग जो है वो नंगे हैं, केवल रणथंभौर का दुर्ग है वही बख्तरबंद है। ठीक है, तो रणथंभौर को जीतने के लिए पहले झाइन के किले को जीतना पड़ता है। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक अहमद के नेतृत्व में 1291 में एक सेना भेजी। इस सेना ने झाइन के किले को तो जीत लिया, लेकिन ये रणथंभौर को नहीं जीत पाया। ठीक है, तो 1292 में जस्ट 1 साल बाद जलालुद्दीन खिलजी खुद अभियान लेकर आता है रणथंभौर को जीतने के लिए। ये लोग झाइन के किले को तो जीत लेते हैं, लेकिन रणथंभौर किले के चारों तरफ 8 माह तक घेरा डालने के बावजूद रणथंभौर के किले को नहीं जीत पाते हैं। देखो ये लोग क्या करते थे कि जो कोई भी दुर्ग होता था उसके चारों तरफ घेरा डाल दिया करते थे, मतलब उसको घेर लेते थे कि कोई भी अंदर ना जा सके, कोई भी बाहर ना आ सके। अंदर राजपूत होते थे, ये क्या करते थे कि जितना भी राशन पानी वगैरह होता था वो लेकर महल को बंद करके अंदर बैठ जाते थे। तो अंदर राजपूती सेना और बाहर तुर्कों की सेना बैठी रहती थी। तो ऐसा 8 महीने तक चला, लेकिन उसके बावजूद भी जलालुद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली। तो जलालुद्दीन खिलजी यहां से असफल होकर लौटा और जाते वक्त उसने एक सेंटेंस कहा। वो जो कथन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कथन क्या कहा था कि मैं मुसलमान की दाढ़ी का एक बाल ऐसे 1000 किलो से ज्यादा कीमती समझता हूं। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसका स्टेटमेंट है, किसने दिया है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला अभियान 1291 में, ठीक है, सेनापति मलिक अहमद के नेतृत्व में झाइन दुर्ग को जीत लिया, लेकिन रणथंभौर नहीं जीत पाए। 1292 में दूसरा अभियान भेजा, झाइन दुर्ग को जीता, 8 महीने तक रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला,
लेकिन उसके बावजूद भी इनको सफलता नहीं मिली। तो ये वहां से वापस लौटा, क्या कहते हुए लौटा जलालुद्दीन खिलजी कि मैं मुसलमान की दाढ़ी का एक बाल ऐसे 1000 किलो से ज्यादा कीमती समझता हूं। ठीक है, तो इसी बात को हमें नोट डाउन करना है। तो रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? झाइन दुर्ग को कहा जाता है। देखो ये जो दुर्ग वगैरह है ना, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे कला और संस्कृति में। दुर्गों के बारे में विस्तार से हम जानेंगे कला और संस्कृति में। ठीक है, जैसे जेत्र सिंह की छतरी है, 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी कहा जाता है। ठीक है, वो सब हम वहीं पर करेंगे। अगर यहाँ लिखेंगे तो नोट्स बहुत लंबे निकल जाएंगे। तो जो चीज जिस फील्ड की होती है उसको उसी में रखा जाता है। ठीक है, सब कुछ कवर करवाया जाएगा आपको, डोंट वेरी। तो जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान, तो इसमें लिखो जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में रणथंभौर पर अभियान भेजा। तुर्की सेना ने झाइन दुर्ग जीत लिया, परंतु रणथंभौर दुर्ग नहीं जीत पाई। ठीक है, 1292 में जलालुद्दीन ने स्वयं अभियान किया, यानी खुद सेना लेकर गया, स्वयं अभियान किया। तुर्की सेना ने झाइन दुर्ग जीता, परंतु 8 माह तक घेरा डालने के बावजूद रणथंभौर नहीं जीत पाया। अतः यह कहते हुए लौट गया। क्या कहते हुए लौटा? कि मैं मुसलमान की दाढ़ी का एक बाल, मुसलमान की दाढ़ी का एक बाल ऐसे हजारों किलो से ज्यादा कीमती समझता हूं। ठीक है, तो ये किसका अभियान हो गया? जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान हो गया। ठीक है, अब यहीं पर दो बातें और लिख लो। जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति, जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक अहमद। ठीक है, और इसी तरह हमीर देव का सेनापति, हमीर देव का सेनापति था गुरुदास सैनी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी में बस आपको इतना ही याद रखना है। मेन स्टेटमेंट याद रखना कि स्टेटमेंट किसने दी थी, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। एक वो शेरशाह सूरी वाली पूछी जाती है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत
खो बैठता, जो हम मालदेव राठौड़ में पढ़ेंगे मारवाड़ के अंदर। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी का इतना ही रोल है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी खुद कर देता है और इसके बाद में शासक बन जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी भी रणथंभौर के ऊपर अभियान चलाता है, जिसके बारे में हम अभी पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद में उसको नोट डाउन करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगाइए, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान। ठीक है, तो इससे पहले अपन देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, क्या कारण था कि यह हमला क्यों किया गया, इसका क्या रीजन था, तो वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप समझने पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर देखो, ये है दिल्ली, और दिल्ली में कौन बैठा है, अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि एके। ठीक है, एके बैठा हुआ है। एके ने गुजरात में एक अभियान भेजा। एके ने गुजरात में एक अभियान भेजा, किस लिए, सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए और लूटपाट करने के लिए एक अभियान भेजा। ये जो अभियान गया, इस अभियान में कौन कौन शामिल थे, तो इस अभियान में तुर्की सेना यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी, प्लस इसमें मंगोल भी शामिल थे। मंगोल, और मंगोल में कौन थे, तो मुख्य रूप से मीर मोहम्मद शाह, केहबरू और बारद, ये 3 जने इसमें मेन मुख्य रूप से शामिल थे। तो तुर्की सेना गुजरात जा रही थी, रास्ते में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा जालोर। जालोर का जो शासक था वो था कान्हड़ दे। जालोर हम पढ़ेंगे आगे, सोनगरा चौहान वाला, इसके जस्ट आगे वाला यही है, कान्हड़ दे वाला ही है। तो ये दोनों स्टोरी में आपको थोड़ा सा साथ में बता दूंगा, इसको आगे और विस्तार से बताऊंगा, एक बार इसको यहां समझना। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्की सेना और मंगोलों को गुजरात में लूटपाट करने के लिए भेजा। ये जो सेना थी ये जालोर से होकर गुजर रही थी। कान्हड़ दे ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जालोर से निकलने से मना कर दिया कि भाई आप जालोर से नहीं जा सकते। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, वो चुप हो गया। तो ये सेना थोड़ा सा यहां से कट करके गुजरात चली गई। गुजरात में जाकर इन्होंने, तुर्की सेना ने और मंगोलों ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, शिवलिंग के टुकड़े कर दिए, और उस शिवलिंग को मस्जिद के अंदर सीढ़ियों पर चिनवाने के लिए लाया जा रहा था। ठीक है, जब ये तुर्की सेना और मंगोल सेना गुजरात में लूटपाट करके वापस जब गुजर रही थी, तो कान्हड़ दे का सेनापति था जिसका नाम था जेता देवड़ा ने तुर्की सेना पर और मंगोल सेना पर हमला किया और शिवलिंग के टुकड़े छुड़वा लिए। ठीक है, शिवलिंग के टुकड़े छुड़वा लिए। अलाउद्दीन खिलजी कान्हड़ दे से नाराज हो गया। ठीक है, तो कान्हड़ दे वाली कहानी हम जब जालोर वाला करेंगे तब पढ़ेंगे। अब हम इसके ऊपर आते हैं हमीर के ऊपर, क्योंकि बात हो रही है रणथंभौर की। तो जब तुर्की सेना वहां पर घायल हो गई, कमजोर हो गई, तो उसका फायदा मंगोलों ने उठाया। मंगोलों ने, मीर मोहम्मद शाह, केहबरू और बारद ने, इन्होंने मिलकर तुर्की सेना पर हमला किया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर हमला किया, और जो भी खजाना लूटा गया था उसको लूट कर ये लोग यहां से निकल गए और निकल कर पहुंच गए हमीर के पास। और हमीर से इन लोगों ने शरण मांग ली। हमीर ने इनको शरण दे भी दी। मीर मोहम्मद शाह से अलाउद्दीन खिलजी
पहले से चिढ़ता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी जिसका नाम था चिमना बेगम। चिमना बेगम मराठा बेगम थी, मराठा थी, फिर इससे शादी हुई थी तो मराठा बेगम थी। चिमना बेगम जो थी वो मीर मोहम्मद शाह से प्रेम करती थी, ठीक है। और इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को भी था, तो अलाउद्दीन खिलजी मीर मोहम्मद शाह को पहले से ही पसंद नहीं करता था, ठीक है। तो यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर को कहा कि तुमने जो मेरे मंगोल विद्रोहियों को शरण दी है वो मुझे वापस लौटा दो, ठीक है। हमीर बोला कि भैया शरणागतों की रक्षा करना मेरा धर्म है, मैंने इनको शरण दे दी है, इसलिए मैं इनको आपके हवाले नहीं करूंगा। तो इस बात से अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है और हमीर के ऊपर अभियान भेजता है, ठीक है। तो किसको भेजता है, क्या करता है, वो अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में कौन बैठा है, अलाउद्दीन खिलजी। हमीर ने मंगोलों को शरण दे दी, ठीक है। और हमीर कहां पर है, रणथंभौर में। अलाउद्दीन खिलजी हमीर को कहता है कि इनको मेरे हवाले कर दो, हमीर इनको सौंपने से इनकार कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी इस बात से नाराज हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी 1299 में नुसरत खां प्लस उल्गू खां, नुसरत खां और उल्गू खां के नेतृत्व में एक अभियान भेजता है, ठीक है। ये लोग मिलकर झाइन दुर्ग को जीत लेते हैं। झाइन दुर्ग को ये लोग जीत लेते हैं, लेकिन हमीर की तरफ से उसके जो सेनापति होते हैं जिनका नाम होता है धर्म सिंह और कर्ण सिंह, ये हमीर के दो सेनापति हैं। ये क्या करते हैं, झाइन दुर्ग के ऊपर पलटवार करते हैं और इस पलटवार के अंदर नुसरत खां तो मारा जाता है, ठीक है। नुसरत खां इसमें मारा जाता है। उल्गू खां भागकर वापस अलाउद्दीन खिलजी के पास में आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि पहला जो अलाउद्दीन खिलजी का अभियान होता है वो रणथंभौर पर असफल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी अब की बार खुद अभियान लेकर आता है। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया, खुद आया अभियान लेकर, ठीक है। और इसने झाइन दुर्ग को जीत लिया। झाइन दुर्ग को जीतने के बाद इसने रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल दिया। कई दिनों तक घेरा चलता रहा। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी को दो गद्दार मिल जाते हैं। उन दो गद्दारों का नाम आपको ध्यान रखना है, रणमल और रतिपाल, ठीक है। ये दो गद्दार मिल जाते हैं। ये दोनों गद्दार क्या करते हैं कि रणथंभौर किले के अंदर जाते हैं, ठीक है। और जाकर वहां पर जो भी खाना रखा होता है उसमें तो गाय की हड्डियों का चूरा मिला देते हैं। और पीने का जो वहां पर तालाब है, पदमला तालाब, रणथंभौर दुर्ग के अंदर एक तालाब है पदमला तालाब, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग को हम पढ़ेंगे, कला और संस्कृति में पढ़ेंगे, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जो भी है सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस पदमला तालाब के अंदर जाकर गोरक्त डाल देते हैं, तो उसको गोरक्त से दूषित कर देते हैं। तो अब राजपूतों के पास में खाने और पीने की सब सामग्री खत्म हो जाती है। तो अंततः 11 जुलाई 1301, 11 जुलाई 1301 को यहां से हमीर निकल कर आता है महल से और एकदम मतलब केसरिया करता है। केसरिया का मतलब क्या हुआ
केसरिया का मतलब हो गया, राजपूत केसरिया कब करते हैं, यानी कि जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक लड़ते रहना, वो क्या कहलाता है, केसरिया। ठीक है, तो 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर का साका होता है। रणथंभौर का साका, साका का मतलब क्या हो गया कि महल पर अधिकार हो गया। ठीक है, राजा ने केसरिया कर लिया और रानियों ने जो है जौहर कर लिया। ठीक है, तो हमीर चौहान ने तो केसरिया कर लिया। हमीर की जो पत्नी थी जिसका नाम था रंग देवी, हमीर की पत्नी थी जिसका नाम था रंग देवी, रंग देवी और इसकी पुत्री पद्मला। ठीक है, इसी के नाम पर तालाब का नाम है। तो पत्नी और पुत्री हमीर की ये पद्मला तालाब के अंदर कूदकर जल जौहर कर लेती हैं। ठीक है, और जल जौहर का एकमात्र प्रमाण जो हमें मिलता है वो राजस्थान का पहला और एकमात्र जो जल जौहर का प्रमाण है वो रणथंभौर में देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार वापस से फटाक से देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान। ठीक है, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के मंगोलों को शरण दी। इसका कारण क्या हो जाएगा कि हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोहियों को शरण दे दी, जिससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको सौंपने को कहा, हमीर ने उनको जो विद्रोही थे उनको सौंपने से मना कर दिया। तो इससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में नुसरत खां और उल्गू खां के नेतृत्व में सेना भेजी। इस सेना ने झाइन दुर्ग को जीत लिया, लेकिन हमीर के सेनापति धर्म सिंह और करण सिंह ने पलटवार किया। इस पलटवार के अंदर नुसरत खां मारा गया और उल्गू खां भागकर वापस दिल्ली आ गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी खुद अभियान लेकर आया। इसने पहले झाइन के दुर्ग को जीता, फिर रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ इसने घेरा डाल दिया। अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर दो गद्दार मिल गए, रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल जो खाने पीने का सामान है दुर्ग में रखा हुआ उसको गाय की हड्डियों से, और पीने का जो पानी है पद्मला तालाब में, उस पद्मला तालाब को गोरख से दूषित कर देते हैं। राजपूतों के पास में कोई भी चारा नहीं रहता क्योंकि खाने पीने और की सब सामग्री खत्म हो जाती है। तो अंततः 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर का साका होता है। ठीक है, हमीर चौहान केसरिया करते हैं, ये तारीख आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमीर देव चौहान इसमें केसरिया करते हैं। पत्नी जो है इनकी रंग देवी और पुत्री पद्मला, ये दोनों पद्मला तालाब के अंदर और भी दासियां होती हैं उनके साथ कूदकर जल जौहर कर लेती है। और जल जौहर का एकमात्र प्रमाण जो हमें देखने को मिलता है राजस्थान में, पहला और एकमात्र प्रमाण वो हमें रणथंभौर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक हमीर की कहावत है, वो भी हम नोट डाउन कर लेंगे। सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ठीक है, तो ये सब हम नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रख लेना कि जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर अभियान पर आया था तो इसके साथ में एक इतिहासकार मौजूद था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जब अलाउद्दीन खिलजी पराजित हो जाता है तो एक स्टेटमेंट देता है, वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो क्या कहता है कि आज कुफ्र का गढ़, कुफ्र का गढ़, कुफ्र मतलब जो धर्म का दुश्मन हो, ऐसा दुर्ग जो इस्लाम का दुश्मन हो। ठीक है, तो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये सेंटेंस भी कई बार पूछा जाता है कि ये सेंटेंस किसका है। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को जीतता है, रणथंभौर दुर्ग को जीतकर उल्गू खां को सौंप देता है। उल्गू खां एक इसका भाई है। ठीक है, तो उल्गू खां को वो सौंप देता है। ठीक है, हाँ, जो मंगोल था, मंगोल में मीर मोहम्मद शाह चिमना बेगम वाला, तो मीर मोहम्मद शाह जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में लग जाता है। अलाउद्दीन खिलजी उससे पूछता है
कि अगर तेरे को मैं छोड़ दूं तो तू क्या करेगा? तो मीर मोहम्मद शाह कहता है कि मैं जाऊंगा, यहाँ से सेना इकट्ठी करूंगा और दिल्ली आकर तुझ पर आक्रमण करूंगा, रणथंबोर को छुड़वाऊंगा और रणथंबोर को छुड़वाकर हमीर के जो वंशज हैं उनको सौंप दूंगा। ठीक है, इतना सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी तलवार से मीर मोहम्मद शाह की गर्दन काट देता है, उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, तो ये सब कहानी किसकी हो गई? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान की हो गई। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया जाए, समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर अभियान, कारण, तो कारण क्या था कि हमीर द्वारा एके के, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के अमीर द्वारा एके के विद्रोही मंगोलों, और मंगोल कौन कौन से? मीर मोहम्मद शाह, केहबरू और बारद। ठीक है, विद्रोही मंगोलों को शरण देना। ठीक है, ये तो हो गया इसका कारण। अब आगे अगर इसमें बात की जाए तो देखो, पहला अभियान कब भेज रहा है? 1299 में नुसरत खां और उल्गू खां के साथ में। ठीक है, नाराज होकर एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में नुसरत खां प्लस उल्गू खां के नेतृत्व में सेना भेजी। तुर्की सेना ने झाइंग दुर्ग जीत लिया। ठीक है, झाइंग दुर्ग को तो जीत लिया, परंतु रणथंबोर के दुर्ग को ये लोग नहीं जीत पाए। ठीक है, क्योंकि एके के सेनापति धर्म सिंह प्लस देव सिंह, इसका एक नाम आपको भीम सिंह भी मिलेगा। ठीक है, सेनापति धर्म सिंह व भीम सिंह ने पलटवार किया। सॉरी, एके के सेनापति नहीं, जीत लिया हमीर के सेनापति, हमीर के सेनापति धर्म सिंह और देव सिंह ने, या भीम सिंह ने, देव सिंह का नाम भीम सिंह भी मिलता है, ने पलटवार किया। ठीक है, इसमें नुसरत खां मारा गया तथा उल्गू खां भागकर दिल्ली आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी खुद अभियान लेकर आएगा। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अभियान लेकर रणथंबोर आया। ठीक है, तथा झाइन दुर्ग को जीता।
झाइंदुर को इसने जीत लिया। यहां पर इसको दो गद्दार मिल जाएंगे, रणमल और रतिपाल। ठीक है, ये वही पूरी कहानी जो है ना वही लिखवा रहा हूं, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रणथंभौर का गद्दार कौन है। ठीक है, झाइंदुर को जीता, परंतु रणथंभौर अभी तक नहीं जीत पाया। ठीक है, रणमल व रतिपाल ने हमीर के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, हमीर के साथ धोखा किया। इन्होंने दुर्ग में रखे भोजन सामग्री तथा पेयजल को गोरक्त से दूषित कर दिया। ठीक है, अब राजपूतों के पास कोई चारा नहीं रहा, तो उन्हें निकलकर केसरिया करना पड़ा। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग लगाइए, इसी में सब हेडिंग चल रही है अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर अभियान में कि रणथंभौर का साका, रणथंभौर का साका कब हुआ है? 11 जुलाई 1301 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ? तो हमीर ने केसरिया किया, हमीर की रानी रंग देवी, ठीक है, और हमीर की पुत्री, हमीर की पुत्री कौन है? तो हमीर की पुत्री है पद्मला। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया? पद्मला तालाब में डूबकर जल जोहर कर लिया, जल जोहर कर लिया। ठीक है, यहीं पर नोट लगाकर लिख लो, राजस्थान में पहली व एकमात्र जल जोहर की घटना रणथंभौर में हुई है। ठीक है, देखो लिखा हुआ अगर साफ समझ में नहीं आ रहा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ओपन कीजिए और वहां पर आपको एकदम साफ साफ राइटिंग में ये नोट्स लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो राजस्थान में पहला और एकमात्र जल जोहर की घटना कहां हुई है? रणथंभौर में हुई है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? हमीर ने रणथंभौर दुर्ग अपने भाई उल्गू खां को दे दिया, उल्गू खां को दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अमीर खुसरो ने रणथंभौर विजय पर कहा कि, क्या कहा? कि आज कुफ्र का गढ़
कुफ्र यानी जो धर्म का शत्रु, इस्लाम का शत्रु, तो ऐसा गढ़ जो इस्लाम का शत्रु था, तो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है अमीर खुसरो का। ठीक है, कहावत लिख ले, अमीर की कहावत। कहावत, सिंह सुवन, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर जो था काफी हटीला था, एक बार जो सोच लेता था वही करता था। ठीक है, तो सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। ठीक है, यहीं पर एक बात और लिख लो नोट लगाकर, अबुल फजल, अबुल फजल ने रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही दुर्ग बख्तरबंद है। कहा कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा रणथंबोर का जो चौहान वंश है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लाइक वगैरह नहीं आ रहे हैं तो कृपया लाइक वगैरह कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपके लिए इसी प्रकार से नई नई क्लासें लाते रहें। ठीक है, तो खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।